फिल्म की शुरुआत भविष्य में होती है जहां देशों के बीच बहुत युद्ध चल रहे होते हैं। कुछ देश न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं और इस वजह से अरबों इंसान मारे जाते हैं। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से इंसानों में जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है और एक नई पीढ़ी सामने आती है जो अलग अलग सुपर पावर्स रखती है। बहुत से लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, चोरी, डकैती और रोजाना दंगे करते हैं। सरकार एक बेहद सुरक्षित जेल बनाती है ताकि उन अपराधियों को कैद किया जा सके। वहां कुछ कैदी ऐसे होते हैं जो बिजली को नियंत्रित कर सकते हैं, कुछ जो अपनी आंखों से लेजर निकाल सकते हैं, लेकिन जेल के गार्ड्स उनके पैरों में एक खास डिवाइस लगा देते हैं जिससे वे अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर पाते। वहां एक कैदी होता है जिसका नाम लोब होता है। उसके पास लोगों के दिमाग को नियंत्रित करने की ताकत होती है। लोब को सबसे खतरनाक और मशहूर कैदी माना जाता है। सीन बदलता है और एक शहर के पार्किंग गैराज में आता है जहां एक ग्रुप सुपर अपराधी एक आदमी जैक को टॉर्चर कर रहे होते हैं क्योंकि जैक असफल हो गया था वॉल्टर को मारने में। वॉल्टर इन्हीं सुपर अपराधियों से लड़ता है और उनमें से कई को पहले ही खत्म कर चुका होता है। जैक उन्हें बताता है कि वह वॉल्टर को तो नहीं मार पाया लेकिन उसकी फैमिली को खत्म कर दिया। तभी अचानक वॉल्टर खुद वहां आ जाता है और सबको एक एक करके मार देता है, लेकिन एक अपराधी पर गोलियों का असर नहीं होता। वह खुद को और अपने एक बचे हुए साथी को बचा लेता है। वॉल्टर उसका सामना करता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिरकार वॉल्टर उसे भी हरा देता है। उसके बाद वॉल्टर जैक के पास जाता है और उसे भी खत्म कर देता है। उसी समय पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं और वॉल्टर को घेर लेती हैं। सबको लगता है कि अब लड़ाई होगी, लेकिन अजीब बात यह होती है कि वॉल्टर बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाद उसे ले जाया जाता है एक खास जेल में जो सुपर अपराधियों के लिए बनाई गई है। यही वॉल्टर की असली योजना होती है। मीडिया के सामने बात करते समय पता चलता है कि लोग उसे अवेंजर कहते हैं क्योंकि उसकी फैमिली को मार दिया गया था और तब से उसने बदला लेना शुरू कर दिया। अब तक वह 50 से ज्यादा सुपर पावर्ड अपराधियों को खत्म कर चुका है। वॉल्टर का कहना है कि उसका आखिरी मिशन ये है कि जेल के अंदर जितने भी सुपर अपराधी हैं उन्हें मारकर समाज को उनके शाप से आजाद करना। एक न्यूज प्रोग्राम में सुपर जेल के डायरेक्टर डेवलिन का इंटरव्यू होता है। डेवलिन रिटायरमेंट के करीब होता है। वह कहता है कि जेल में सुपर अपराधियों और सामान्य अपराधियों को एक साथ रखा जाता है। यह साफ तौर पर एक बड़ा खतरा है क्योंकि सामान्य कैदियों के पास शक्तियां नहीं होती, लेकिन डेवलिन बताता है कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे सुपर अपराधी अपनी शक्तियां खो देते हैं और उसके बाद सब कैदी एक जैसे हो जाते हैं। इसी बीच अफवाहें फैल रही होती हैं कि डेवलिन सुपर अपराधियों के साथ अमानवीय व्यवहार करता है, लेकिन वह सबका इनकार करता है। उसे गुस्सा इस बात का होता है कि लोग उसकी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उसके हिसाब से उसका सबसे बड़ा काम यह है कि उसके पूरे कार्यकाल में एक भी कैदी जेल से भाग नहीं पाया। डायलॉग खत्म होता है और उसके बाद वॉल्टर कुछ नए कैदियों के साथ जेल पहुंचता है। उनमें एक होता है जिसका नाम डिएगो है और उसकी सुपर पावर यह है कि वह लोगों की फीलिंग्स और इमोशंस को महसूस कर लेता है। हालांकि डिएगो ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसे एहतियात के तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि सरकार ने एक नया कानून पास किया है जिसमें कहा गया है कि अगर किसी के पास सुपर पावर हो तो सिर्फ शक के आधार पर भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर एक और कैदी होता है जिसका नाम जिम है। वह वॉल्टर को धमकाता है जेल के अंदर एंटर करते वक्त क्योंकि वॉल्टर ने उसका भाई कुछ समय पहले मार दिया था। वॉल्टर और बाकी कैदी जेल के अंदर ले जाए जाते हैं। वहां उनसे एक महिला गार्ड मिलती है जिसका नाम मोरा है। वह डिएगो का मजाक उड़ाती है और कहती है कि वह जेल का सबसे कमजोर कैदी है क्योंकि उसकी पावर सिर्फ फीलिंग्स को महसूस करना है। फिर मोरा उसे सलाह देती है कि वह जेल के अंदर समस्याओं से दूर रहे ताकि अपनी जिंदगी बचा सके। थोड़ी देर बाद एक और गार्ड आता है जो मोरा का साथी है और वह वॉल्टर से कहता है कि उसके बारे में बहुत सुना है, लेकिन वह उतना खतरनाक नहीं लगता जितना न्यूज में बताया जाता है। वॉल्टर अचानक एक अनपेक्षित मूव करता है जिससे वह गार्ड डर जाता है और पीछे हट जाता है। मोरा तुरंत आती है, वॉल्टर को पंच मार देती है और कहती है कि उसके पास भी सुपर पावर है और वह यह बर्दाश्त नहीं करेगी कि जेल के अंदर कोई भी हंगामा हो। फिर डिप्टी वार्डन ब्रॉडी आता है और सभी कैदियों को बताता है कि उनके पैरों में जो डिवाइस लगाया गया है उसकी वजह से वे अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। साथ ही जेल के गार्ड उन डिवाइसेस के जरिए उन्हें आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी वजह से उन्हें वार्निंग दी जाती है कि कोई समस्या न करें। तभी ब्रॉडी वॉल्टर से कहता है कि अपनी जगह वापस जाओ और लाइन में खड़े रहो, लेकिन वॉल्टर मना कर देता है। इस पर ब्रॉडी अपना डिवाइस इस्तेमाल करता है वॉल्टर को सजा देने के लिए क्योंकि उसने ऑन ऑर्डर फॉलो नहीं किया। उस डिवाइस से एक तेज इलेक्ट्रिक शॉक निकलता है जो वॉल्टर के पैर में लगा होता है और वो शॉक इतना पावरफुल होता है कि वॉल्टर दर्द से जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद वॉल्टर और नए कैदियों को उनका यूनिफॉर्म और सामान दे दिया जाता है और हर एक को अपनी सेल में भेज दिया जाता है। अगली सुबह वॉल्टर जेल के यार्ड में आता है और जैसे ही जिम उसे देखता है वो उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। उस वक्त डेवलिन अपने ऑफिस में होता है और कैमरों के जरिए सब देख रहा होता है। वो लड़ाई देखकर एंजॉय कर रहा होता है। जेल के गार्ड्स भी बस देखते रहते हैं, कोई बीच में नहीं आता। इसी दौरान डिएगो एक जॉर्डन नामक आदमी से बात करता है।
डिएगो को अजीब लगता है कि गार्ड्स बस खड़े देख रहे हैं। जॉर्डन उसे बताता है कि ये जेल का नॉर्मल रूल है। गार्ड्स तभी इंटरफेयर करते हैं जब लगता है कि लड़ाई में किसी की जान जा सकती है। लड़ाई चलती रहती है वॉल्टर और जिम के बीच। जिम अपनी ताकत सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता, इसलिए वॉल्टर आसानी से उसे मार देता है। जब वॉल्टर जिम को खत्म करने ही वाला होता है तभी गार्ड्स इंटरफेयर करते हैं और अपना कंट्रोल डिवाइस इस्तेमाल करके दोनों को इतना शॉक देते हैं कि वो बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया जाता है। उस वक्त जॉर्डन अपना इंट्रोडक्शन देता है डिएगो को और बोलता है कि उसकी सुपर पावर है बिजली पर कंट्रोल करना। वह यह भी बताता है कि वह उन पहले सुपर क्रिमिनल्स में से एक था जो इस जेल में डाले गए थे। फिर जॉर्डन डिएगो को जेल के अंदर टूर करवाता है और उसे एडवाइस देता है कि सभी प्रिजनर्स से दूर रहे, उनकी प्रॉब्लम्स में न घुसे। वह बोलता है अगर डिएगो कुछ गलत करते हुए पकड़ा गया तो उसकी सजा और लंबी हो जाएगी। सबसे अच्छा है कि वह जॉर्डन की तरह अपने काम से काम रखे, क्योंकि इससे उसके अर्ली रिलीज के चांसेस बढ़ सकते हैं। डिएगो जॉर्डन से पूछता है एक प्रिजनर के बारे में जिसका नाम है लोएब। डिएगो बड़ा इंप्रेस्ड लगता है जब वह लोएब की बात करता है और चाहता है उसे देखना। जॉर्डन उसे बताता है कि लोएब सबसे पावरफुल सुपर क्रिमिनल है, क्योंकि उसके पास माइंड कंट्रोल करने की पावर है। अगर जेल एडमिनिस्ट्रेशन उसकी पावर्स ब्लॉक न करती तो वह कब का भाग चुका होता। फिर डिएगो की मुलाकात होती है एक बड़े और डेंजरस दिखने वाले प्रिजनर से जिसका नाम है डैरियस। जब डैरियस वहां से चला जाता है, जॉर्डन डिएगो को बताता है कि डैरियस लोएब का राइट हैंड मैन है। उसी दिन लोएब को ट्रांसफर कर दिया जाता है एक अंधेरे रूम में जो असल में जेल की कोर्ट रूम होती है। यहीं पर प्रिजनर्स के पैरोल के केसेस डिसाइड होते हैं। वहां प्रिजनर और अथॉरिटीज के बीच कम्युनिकेशन एक लाउड स्पीकर के जरिए होता है। तब लोएब अथॉरिटीज का मजाक उड़ाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके जैसे खतरनाक इंसान को कभी रिलीज नहीं किया जाएगा। उसे उनके डिसीजन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सेशन खत्म होने के बाद डेवलिन एंट्री लेता है और उस वक्त उसका असली रूप सामने आता है और तब समझ आता है कि पूरी कोर्ट की हियरिंग असल में एक प्लान था डेवलिन का, ताकि वह लूप से अकेले बात कर सके। यह भी साफ होता है कि डेवलिन जानता है लोएब ने बहुत लोगों की सोच पर कंट्रोल करके उनसे अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाए हैं। डेवलिन रिटायरमेंट के करीब होता है, इसलिए वह लोएब से कहता है कि अपनी सारी दौलत उसके बैंक अकाउंट में डाल दे। डेवलिन उसे याद दिलाता है कि वह लाइफ इंप्रिजनमेंट का प्रिजनर है और कभी भी जेल से निकल नहीं सकता, इसलिए उसके लिए पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। डेवलिन उसे धमकाता है कि अगर उसने पैसा ट्रांसफर नहीं किया तो वह उस पर ऑपरेशन करके उसका दिमाग डिस्ट्रॉय कर देगा और फिर उसकी सारी सुपर पावर खत्म हो जाएंगी। यह सुनकर लोएब के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वह मान जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं डॉ इसाबेल को जेल हॉस्पिटल में, जहां वह इंजर्ड प्रिजनर्स का चेकअप कर रही होती है। वहीं पर डिएगो आता है कचरा उठाने और सफाई करने। तब मोरा उसे देखकर बहुत बुरा बर्ताव करती है। मोरा के जाने के बाद इसाबेल को उसका रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसाबेल जानती है कि डिएगो दूसरे कैदियों की तरह डेंजरस नहीं है, इसलिए वह उसके पास जाती है और उसे तसल्ली देती है कि मोरा की बातों का बुरा न माने। इसाबेल उससे कहती है कि जेल में सब लोग बुरे नहीं होते और अपने काम के बारे में थोड़ा शेयर करती है। इसके बाद वह अपने कमरे में चली जाती है ताकि लोएब की काउंसलिंग सेशन शुरू कर सके, लेकिन अचानक वॉल्टर अंदर आता है और इसाबेल का गला दबा देता है। जब तक वह बेहोश नहीं हो जाती, तब रिवील होता है कि वॉल्टर असल में लोएब को मारना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि लोएब सबसे ज्यादा डेंजरस क्रिमिनल है। लेकिन तभी डिएगो वहां आ जाता है। डिएगो सही समय पर आ जाता है और वॉल्टर को लोएब से दूर कर देता है। डिएगो उसे काबू में करके जमीन पर गिरा देता है जब तक गार्ड आकर वॉल्टर को गिरफ्तार नहीं कर लेता। उसके बाद जेल में जो कुछ हुआ था उसकी खबर फैल जाती है। सारे कैदी डिएगो का सम्मान करने लगते हैं क्योंकि उसने वॉल्टर को हरा दिया। खाने के समय कैदी अपने खाने का हिस्सा डिएगो को देते हैं इज्जत के तौर पर। जॉर्डन बहुत खुश होता है और डिएगो से कहता है कि उसे कैदियों के सम्मान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तभी डैरियस आता है और डिएगो को बताता है कि लोएब खुद उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है। डैरियस उसे लोएब की सेल में ले जाता है, जहां लोएब डिएगो का शुक्रिया करता है उसकी जान बचाने के लिए और उसे साथ काम करने का ऑफर देता है। लोएब वादा करता है कि वह उसकी जेल से भागने में मदद करेगा। डिएगो मान जाता है, लेकिन यह भी सामने आता है कि लोएब के दिमाग में एक खास प्लान चल रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है डेवलिन की तरफ, जो अपने ऑफिस में बैठा होता है। उसकी असिस्टेंट फेलिशिया आती है और कहती है कि उसने लोएब के साथ होने वाले डील के बारे में सब जान लिया है। डेवलिन उसे 2 चिट्ठियां दिखाता है। एक में लिखा होता है कि फेलिशिया उसके बाद वार्डन बनेगी और दूसरी में लिखा होता है कि वह इस पोजीशन के लिए योग्य नहीं है। डेवलिन उसे समझा देता है कि वह उसे चुप रहने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से धमका रहा है। फेलिशिया मजबूरन चुप हो जाती है ताकि अपनी नौकरी न खो दे। दिन गुजर जाते हैं और जेल की जिंदगी वापस सामान्य दिनचर्या में चलने लगती है। हम इसाबेल को देखते हैं जो वॉल्टर की हालत चेक कर रही होती है और तय करती है कि उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाए।
वॉल्टर के हाथ हमेशा जंजीरों में बंधे रहते हैं ताकि वह कोई समस्या पैदा न कर सके। जिम को भी वापस उसकी सेल में भेज दिया जाता है। एक दिन जॉर्डन की सुनवाई होती है जहां वह कोर्ट से अपनी रिहाई की गुजारिश करता है। जॉर्डन कोशिश करता है जज को यह दिखाने की कि वह अब सुधर चुका है। जेल आने के बाद से उसने कभी कोई समस्या पैदा नहीं की, हमेशा नियमों का पालन किया है और इस वजह से वह रिहाई का हकदार है। लेकिन समिति उसे कहती है कि उसके जेल आने के बाद से कभी भी कोई उससे मिलने नहीं आया। इसका मतलब है कि उसका कोई परिवार नहीं है और अगर उसका कोई नहीं है तो वह समाज में रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। यह बात सुनकर जॉर्डन गुस्से में चिल्लाने लगता है और कहता है कि जरूरी नहीं कि उसके पास परिवार हो, वह बाहर जाकर अपना परिवार बना लेगा। लेकिन उसके आक्रामक व्यवहार की वजह से उसकी गुजारिश खारिज कर दी जाती है। जॉर्डन वापस जेल की कैफेटेरिया में आता है और उदासी व अवसाद उस पर हावी हो जाते हैं। डिएगो उसे देखकर उसका कारण पूछता है लेकिन जॉर्डन कुछ नहीं बताता। तभी डेरियस आता है और जॉर्डन के सामने एक लोहे का चम्मच रख देता है। फिर वैसा ही एक और चम्मच जिम को देता है। धीरे धीरे वह बाकी कैदियों में भी वही चम्मच बांटता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह सब लोएब के कहने पर हो रहा है क्योंकि लोएब जेल के अंदर एक बड़ा दंगा करने की योजना बना रहा है। जॉर्डन गार्ड को ध्यान से देखता है और नोटिस करता है कि गार्ड उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। तब वह चम्मच का इस्तेमाल करके अपने टखने के डिवाइस को निष्क्रिय कर देता है ताकि आजाद हो सके। फिर वह डिएगो से मिलता है और कहता है कि तू एक अच्छा दोस्त है और उसको बताता है कि उसके पास अब मौका है जेल से भागने का। जॉर्डन फिर गार्ड को उकसाता है और गार्ड को समझ आ जाता है कि डिवाइस खराब हो गया है। गार्ड तुरंत वायरलेस पर रिपोर्ट करता है और बैकअप मांगता है। जॉर्डन तुरंत टेबल पर चढ़ता है, इलेक्ट्रिक वायर पकड़कर अपने अंदर करंट खींच लेता है। उसको यह ताकत महसूस किए हुए काफी समय हो गया था और वह बड़ा मजा ले रहा होता है। फिर वह गार्ड को झटका देकर खत्म कर देता है और जेल का पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम तोड़ देता है। सिस्टम खराब होते ही सब कैदियों की शक्तियां आजाद हो जाती हैं और जेल के अंदर हंगामा मच जाता है। सब आपस में लड़ने लगते हैं। डेवलिन तुरंत फेलिशिया से कहता है कि इसे कंट्रोल करो। फेलिशिया सिस्टम रिकवर कर लेती है और सब कैदी दोबारा डिसेबल हो जाते हैं। गार्ड्स उनको फिर से सेल्स में डाल देते हैं। जॉर्डन उधर ही जेल के अस्पताल की खिड़की से बाहर की दुनिया को उदास नजर से देखता है। उसकी कोशिश नाकाम हो गई थी, वह जेल से भाग नहीं पाया। तभी मोयरा आती है और जॉर्डन पर हमला कर देती है। डेवलिन का आदेश होता है कि उसे तुरंत मार दो। मोयरा उसको इतना मारती है कि जॉर्डन उसके हाथों से मर जाता है। बाद में न्यूज चैनल्स इस घटना को कवर करते हैं। डेवलिन अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में बोलता है कि जेल में आग लग गई थी और जॉर्डन ने भागने की कोशिश की। भागते समय वह छत से गिर गया और मर गया। लेकिन एंकरों को उस बात पर शक होता है। उन्हें लगता है कि डेवलिन कुछ छिपा रहा है क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब किसी कैदी की संदिग्ध मौत हुई हो। इसके बाद हम वापस जेल में देखते हैं डिएगो को। वो अपनी वाइफ से फोन पर बात कर रहा होता है लेकिन उसी वक्त मोरा आती है और कॉल कट कर देती है। फिर वो उसे बताती है कि डेवलिन उसे बुलाना चाहता है। जब डिएगो डेवलिन से मिलता है तो उसे पता चलता है कि डेवलिन जानता है कि लोएब ने ही फसाद प्लान किया था और उसे ये भी समझ आता है कि डेवलिन को शक है कि डिएगो और लोएब के बीच कुछ चल रहा है, खासकर क्योंकि डिएगो कुछ दिन पहले उसकी सेल में मिलने गया था। चलते चलते डेवलिन डिएगो को टॉर्चर रूम दिखाता है और कहता है अगर उसने झूठ बोला तो उसे यहाँ डाल दिया जाएगा। ये रूम ऐसा है जहां कोई भी अंदर जाए तो कुछ मिनटों में मर जाता है। ये सुनकर डिएगो के चेहरे पर डर और टेंशन साफ दिखने लगती है। डेवलिन उससे पूछता है कि उसका और लोएब का क्या डील हुआ था। डिएगो कह देता है कि लोएब ने बस दोस्ती ऑफर की थी और डेवलिन उसकी बात मान लेता है। डेवलिन फिर लोएब की सेल के सामने जाता है और उसे वार्न करता है कि भागने का सोचना भी मत। साथ ही कहता है कि पैसे जल्दी ट्रांसफर करे क्योंकि वो कुछ दिनों में रिटायर होने वाला है। लोएब उसे तसल्ली देता है और कहता है कि उसके रिटायरमेंट वाले दिन ही पैसे उसके अकाउंट में आ जाएंगे। फिर वो डेवलिन से टैबलेट और जेल का वाईफाई पासवर्ड मांगता है ताकि ट्रांसफर कर सके। डेवलिन इस बात पर हाँ कर देता है। दूसरी तरफ फेलिसिया, ब्रॉडी और एक और गार्ड के साथ पावर सोर्स चेक कर रही होती है। फेलिसिया को यह पसंद नहीं आता कि प्रिजनर्स को मार दिया जाता है, लेकिन ब्रॉडी उसे अलग ही नजरिया दिखाता है। वो कहता है कि जो प्रिजनर्स कंट्रोल से बाहर होते हैं उन्हें खत्म करना ही सबसे सही तरीका है। उसके बाद वो बात बदल देता है और कहता है कि अगले दिन एक आदमी आएगा जो पावर सोर्स को रिपेयर करेगा, क्योंकि जॉर्डन ने जब पावर पुल की थी तब थोड़ा डैमेज हो गया था। अगले दिन रिपेयर वर्कर आ जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। उसी वक्त एक गार्ड छुपकर सब प्रिजनर्स को लेटर्स बांट देता है। ये सब असल में लोएब की बड़ी प्लान का हिस्सा होता है। तभी लोएब अपनी सेल में होता है और टैबलेट इस्तेमाल कर रहा होता है जो डेवलिन ने उसके लिए भेजा था। उस टैबलेट पर वो एक वायरस डिजाइन कर रहा होता है जो जेल के सिस्टम को हैक करके उसे उसके कंट्रोल में ले आएगा। इसी वक्त डिएगो आता है और लोएब से पूछता है कि उसे असल में चाहिए क्या। लोएब उससे कहता है कि वह उसकी मदद करेगा जेल से निकलने में, लेकिन बदले में डिएगो को सब्र रखना होगा और कभी भी जेल के नियम तोड़ने की सोचना भी नहीं चाहिए। कुछ दिन बाद डेवलिन की रिटायरमेंट का दिन आता है। वह फेलिसिया के पास जाता है और उसे यह कहकर चौंका देता है कि उसने ब्रॉडी को नया जेल डायरेक्टर बनाने की सिफारिश की है। यह बात फेलिसिया को बहुत दुख देती है क्योंकि उसे लगता है कि वह ब्रॉडी से ज्यादा डिजर्विंग थी।
उसके बाद डेवलिन लोएब की सेल में जाता है और उससे कहता है कि अब पैसों का ट्रांसफर शुरू करे, जैसे उनकी डील हुई थी। बदले में वह नए जेल डायरेक्टर से कह देगा कि लोएब के साथ अच्छा बर्ताव करे। लोएब टैबलेट उठाता है और पैसों का ट्रांसफर शुरू करता है, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर वह वायरस जेल के ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल देता है बिना डेवलिन के समझे। वायरस की वजह से कैदियों का कंट्रोल सिस्टम खराब हो जाता है और उनकी सुपर पावर्स वापस आ जाती हैं। जेल में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। सब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे पर अटैक करते हैं। कोई लेजर निकालता है, कोई साउंड वेव्स यूज करता है, कोई तुरंत हील हो जाता है और कोई जहरीली गैस छोड़ता है। बहुत सारी अलग अलग पावर्स नजर आती हैं। जेल के गार्ड्स उन्हें रोक नहीं पाते और स्थिति उनके हाथ से निकल जाती है। सिर्फ मोरा ही ऐसी होती है जो इन सुपर पावर्ड कैदियों का सामना कर पाती है, क्योंकि उसके पास भी पावर्स होती हैं। इसी दौरान जिम अपनी रॉक पावर्स इस्तेमाल करके एक बहुत ही ताकतवर क्रीचर बन जाता है। वह वॉल्टर से लड़ता है और उसे जोर जोर से मारता रहता है। वॉल्टर भी उसका काउंटर करता है, लेकिन जिम पर ज्यादा असर नहीं होता। अगर एक और कैदी वॉल्टर की मदद न करता और जिम का ध्यान न भटकाता तो शायद जिम वॉल्टर का काम तमाम कर देता। उसी वक्त डिएगो अस्पताल में होता है और वह कैदियों की अलग अलग भावनाएं महसूस कर लेता है। यह चीज उसके लिए बहुत दर्दनाक होती है, लेकिन इसाबेल उसे समझाती है और उसकी मदद करती है ताकि वह दर्द को काबू में रखकर अपनी शक्ति पर नियंत्रण पा सके। इस दौरान फेलिसिया डेविलिन को कॉल करके फसाद की खबर देती है। डेविलिन अपने ऑफिस लौटना चाहता है, लेकिन सेल का दरवाजा बंद मिलता है, तो वह फेलिसिया से कहता है कि तब तक सिचुएशन को हैंडल करे जब तक वह वापस न आ जाए। तभी ब्रॉडी फेलिसिया से पूछता है कि अब क्या करना है। फेलिसिया उसे कहती है कि एनर्जी सोर्स को बंद करके दोबारा चालू करो ताकि सिस्टम रीसेट हो जाए और उनके पास कंट्रोल वापस आ जाए। ब्रॉडी जैसे ही पावर सोर्स की तरफ बढ़ता है, जिम जो उसे छुपकर देख रहा होता है उसके पीछे लग जाता है, क्योंकि वह ब्रॉडी से नफरत करता था। ब्रॉडी हमेशा उसका मजाक उड़ाता था, इसलिए जिम उसे खत्म करना चाहता है। ब्रॉडी अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जिम बहुत ताकतवर होता है। खुशकिस्मती से ब्रॉडी पास की गैस पाइप तोड़ देता है, जो जिम का ध्यान भटका देती है। उसी वक्त जिम एक इलेक्ट्रिक जनरेटर से टकरा जाता है और जबरदस्त झटका लगने से मर जाता है। दूसरी तरफ लोएब डेविलिन को बताता है कि उसके पास एक छिपी हुई सुपर पावर है जिसके बारे में किसी को पता नहीं, लेकिन डेविलिन उसकी बात को हल्के में लेता है और कहता है कि वह उसके खाने में सप्लीमेंट्स मिलाता था जो उसकी ताकत को कमजोर कर देते थे। यह सुनकर लोएब हैरान रह जाता है और उसे याद आता है कि अब तो डिएगो ही किचन संभालता था और शायद उसने सप्लीमेंट्स देना बंद कर दिया। डेविलिन थोड़ा चौंकता तो है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं होती, क्योंकि वह जेल छोड़कर जा रहा होता है। उसका मूड तब और अच्छा हो जाता है जब वह देखता है कि लोएब ने सारा पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। डेविलिन लोएब को एक जोर का पंच मारता है और वह बेहोश हो जाता है। तभी पावर सिस्टम दोबारा चालू हो जाता है और कैदियों पर वापस कंट्रोल मिल जाता है। सिचुएशन सेटल होते ही लोएब के सेल का दरवाजा खुल जाता है। डेविलिन बाहर निकलता है और गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि लूप को टॉर्चर रूम में ले जाया जाए। ऐसे डेविलिन सोचता है कि उसने अपना बड़ा प्रॉब्लम खत्म कर दिया है। उसके बाद वह फेलिशिया से मिलता है और फेलिशिया हैरान होती है कि डेवलिन का बात करने का तरीका कितना बेहतर हो गया है, और वह और भी ज्यादा उस समय हैरान होती है जब डेवलिन उसे कहता है कि उसने अपना फैसला बदल लिया है और अब वह चाहता है कि फेलिशिया ही जेल की मैडम बने। फेलिशिया यह सुनकर बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद वह अपना काम आधिकारिक तौर पर शुरू करती है और डेवलिन की सारी चीजें जेल से निकलवा कर कचरे में डाल देती है। इसी समय ब्राउडी भी जेल छोड़ देता है क्योंकि उसने इस्तीफा दे दिया होता है। डेवलिन जेल वापस आता है ताकि डेरियस को ले जा सके जिसका पैरोल स्वीकार हो चुका होता है। दूसरी तरफ डिएगो को ट्रांसफर कर दिया जाता है एक ऐसी जेल में जहां कोई सुपर क्रिमिनल्स नहीं होते। यह भी पता चलता है कि डेवलिन ने ही डेरियस और डिएगो की मदद की थी। डेरियस गाड़ी में डेवलिन के साथ बैठता है और डेवलिन बताता है कि वे दोनों अब देश छोड़कर स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही डेवलिन रियर मिरर में देखता है उसे लोएब का चेहरा नजर आता है। तब सच समझ आता है कि लोएब ने अपनी छुपी हुई सुपर पावर का इस्तेमाल किया था, अपनी आत्मा को किसी और के शरीर में डाल देना और उस इंसान की आत्मा को अपने अंदर कैद कर लेना। और इसी तरह लोएब ने अपना आप डेवलिन के शरीर में डाल दिया था और असली डेवलिन की आत्मा को अपने अंदर बंद कर लिया था। अब लोएब डेवलिन की शक्ल में सारी वह दौलत और आजादी का मजा उठाएगा जो असली डेवलिन ने अपने लिए बनाई थी, और यहीं फिल्म खत्म हो जाती है।